नमस्कार दोस्तों, आज विशेष के इस अंक में मैं अनूप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं आगामी दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि दिल्ली में जो पहली असेंबली का इलेक्शन हुआ था वो 1993 में हुआ था और 1993 में बीजेपी जीत के आई थी और 5 साल तक बीजेपी का शासन रहा दिल्ली असेंबली में। लेकिन इन 5 वर्षों में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, साहेब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज। 1998 में जब असेंबली के दूसरे इलेक्शंस होते हैं दिल्ली में, बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में होती है। बीजेपी की एक हवा होती है पूरे देश भर में। लेकिन उस समय प्याज के रेट और टमाटर के रेट बहुत बढ़े हुए होते हैं असेंबली इलेक्शंस के, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के कुछ पहले। और प्याज और टमाटर के बढ़े हुए रेट को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया और इतना सफल तरीके से बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, और शीला दीक्षित का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। और उस मुद्दे के दम पे जो है कांग्रेस भाजपा को हरा देती है और सत्ता में आ जाती है। जिस तरीके से, जिस रणनीति से, जिस बड़े पैमाने पे उन्होंने प्याज और टमाटर के महंगाई के मुद्दे उठाए, वो काम कर गया और शीला दीक्षित जी जो है मुख्यमंत्री बन जाती है 1998 में। उसके बाद वो लगातार 3 टर्म तक मुख्यमंत्री रहती हैं दिल्ली की। अब शीला दीक्षित के कार्यकाल में एक चीज जो बहुत खास थी वो ये थी कि 1998 में वो जो है मुख्यमंत्री बनती हैं दिल्ली की। उस समय भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं और वो जो है इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स कराने में सफल होते हैं, उसकी बिड लेते हैं और जो है 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले होते हैं इंडिया में। इसके लिए बहुत ह्यूज मनी पंप की जाती है दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इंप्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, और दिल्ली बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है। हालांकि शीला दीक्षित की सरकार में जो है धीरे धीरे करके भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते जा रहे थे और 3 तरीके के नेता हमने देखे हैं। एक तो वो होता है जो दिन रात यही सोचता है कि मैं क्या करके, अगर जो वो प्रधानमंत्री हो गया तो ये सोचता है मैं पूरे देश को कैसे मैं कहां से कहां पहुंचा दूं। तो वो बहुत मेहनत करता है, बहुत रणनीतियां बनाता है, सब कुछ। एक ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरीके का विकास कार्य चल रहा हो, आ रहा हो, उसमें वो अवरोध उत्पन्न नहीं करते, आराम से बैठे हुए, जितना कार्य वो ज्यादा अपनी तरफ से जो है पहल नहीं करते, बहुत ज्यादा उसके बारे में स्ट्रेटेजाइज नहीं करते, लेकिन वो अवरोध भी उत्पन्न नहीं करते। और तीसरे वो होते हैं जो राजनीति में सिर्फ आते ही इसलिए हैं कि हम कैसे जो है लूट लें, जो कुछ भी आए लूट लें, क्योंकि वो लूटने के ही लिए आते हैं। तो शीला दीक्षित को हम दूसरे नंबर पे, दूसरे प्रकार में रखते हैं। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य चल रहे थे, शीला दीक्षित जी ने किसी तरीके से जो है उनकी गति को अवरुद्ध करने की कोशिश नहीं की। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे थे। 2008 के जब चुनाव होते हैं असेंबली के, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले होते हैं, तो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं दिल्ली की सरकार पे, शीला दीक्षित की सरकार पे, वो चरम पे होते हैं। और 2008 के इलेक्शन के 1-2 साल पहले से ही कांग्रेस को, शीला दीक्षित को लगने लगा था कि अब वो असेंबली का चुनाव जीत नहीं पाएंगे, उनके लिए डगर बहुत कठिन है। तो ऐसा दिखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है उनकी गति भी थोड़ी धीमी हो गई है और 2010 तक डेडलाइन थी। सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम, इतने स्टेडियम्स थे, रोड्स थे, पाथवेज थे, सब कुछ सही करना था। इतने फुट ओवर ब्रिजेस थे, इतने ब्रिजेस थे, इतने ओवर ब्रिजेस थे, इतने अंडरपास थे, ऑल सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क वर गोइंग ऑन। तो सारे के सारे जो है, तो वो थोड़ी शिथिलता दिखी 2008 के इलेक्शन के 1-2 साल पहले, क्योंकि ऐसा लग रहा था शीला दीक्षित जीतेंगे नहीं, क्योंकि लगातार उनके 2 टर्म्स हो चुके थे। लेकिन 2008 में भी शीला दीक्षित जीत जाती हैं। 2010 में जो है बहुत ही सफल तरीके से दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं।
ठीक है, इसके बाद जो है राजनीति में एक नए खिलाड़ी का जो है आगमन होता है, श्री अरविंद केजरीवाल जी का। अब अरविंद केजरीवाल जी कभी भी संतुष्ट ना होने वाले, उन्हें सबसे टॉप की चीज जो समझ में आती वो उन्हें चाहिए होती है, और उन्हें लगता है कि रास्ता जो है वो दाएं बाएं से होके जाता है, सीधा रास्ता नहीं जाता है, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं जाता है। तो सबसे पहले वो आईआरएस बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं, रेवेन्यू सर्विसेज में जाते हैं, फिर उन्हें लगता है दिस इज नॉट द टॉप, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर वो जो है एनजीओज खोलते हैं, और उन्हें लगता है जो कुछ लोगों के ऊपर जो है कुछ लोगों के कार्यों को जो है उनके सामने ला करके, या कुछ लोगों के कार्यों की कमियों को सामने ला करके कुछ बड़ा जो है कमाया जा सकता है। इसके बाद उसमें भी उन्हें लगता है कि इसमें भी उतना नहीं, ये भी टॉप का नहीं है। तो उस समय जो है अन्ना आंदोलन चल रहा था लोकपाल को लेकर के, और अन्ना आंदोलन के साथ जुड़ जाते हैं और सफलता के साथ जुड़ने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरीके से अन्ना आंदोलन का माउथ पीस बन जाते हैं अरविंद केजरीवाल। अन्ना आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन पूरे देश भर में एक लहर पैदा करने में बहुत बड़े तरीके से कामयाब होता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बनाते हैं सॉरी अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बनाते हैं और 2012 में बनाते हैं, और 2013 में जब दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस होते हैं तो किसी को ऐसी आश नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आउट ऑफ 70 28 सीट्स मिल जाती हैं, 28 सीट, और बीजेपी को मिलती हैं 31 सीट्स, और 70 के असेंबली में जो है 35 जो है वो मेजॉरिटी मार्क होता है, जो कि किसी की नहीं आती। तो 13 से लेकर के 15 तक, 15 में दोबारा इलेक्शन होते हैं, 2 साल के बाद ही होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क नहीं मिलता है, शीला दीक्षित जी कहती हैं और बाकी लोग भी कहते हैं भाई बीजेपी के पास नंबर्स हैं, आप सरकार बनाएं, यानी होते तो सिर्फ 31 है, 4 को उनको 4 और चाहिए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पकड़ अपने विधायकों पे, पकड़ तो नहीं कहेंगे, उनका शिकंजा अपने जो है विधायकों पे बहुत सख्त था, और बीजेपी जो है कांग्रेस से तो कुछ ले नहीं सकती थी। तो ये होता है कि अरविंद केजरीवाल को अंततः जो है कांग्रेस समर्थन देती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बन जाती है। तब तक लोकसभा की चुनाव जो है वो घोषित कर दिए जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल जिनको सब टॉप का चाहिए होता था, तो उन्हें लगा असेंबली इलेक्शन तो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब वो रिजाइन करते हैं सिर्फ 49 डेज के बाद, और मोदी के अगेंस्ट काशी से, बनारस से वो इलेक्शन लड़ते हैं 2014 का। बुरी तरीके से हार जाते हैं, उनकी पार्टी पूरे देश में हार जाती है, सिर्फ पंजाब में 4 सीट्स आती हैं, वो भी उन कैंडिडेट्स के नाम और उनकी मेहनत की वजह से, जो भी होता है। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं तो 2014 के लोकसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, और उनको लोगों ने राइट ऑफ करना शुरू कर दिया था, भाई इनका अब सब कुछ खत्म, क्योंकि 2013 के ही असेंबली इलेक्शंस में जो उनको 28 सीट्स आई थी, ये लग रहा था दिल्ली वासियों को, ये हम सबको लग रहा था कुछ सीट्स लेकर के आएंगे। जो बुद्धिजीवी थे, जो साफ साफ देखते थे, जिनको साफ साफ दिखता था, जो साफ समझ रखते थे, उनको अरविंद केजरीवाल पे कभी भी भरोसा नहीं था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो नब्ज थाम रखी थी कि कोई चुनाव जीतता कैसे है, चुनाव जीतता है वोटों से। वोट कौन देता है? गरीब इंसान देता है। गरीब इंसान की परेशानी क्या है, क्या उसे लालच में फंसाया जा सकता है? ये एक जो गणित थी वो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट थी, और वो गणित काम करती है। तो इसके बाद जो है, जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 7 की 7 सीट्स दिल्ली की जो है लोकसभा की हार जाती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, बल्कि पूरे देश में ही हार जाती है, तो इनको राइट ऑफ करना शुरू किया जाता है, और इनके साथ के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे करके इनसे किनारे हो जाते हैं। लेकिन 2015 के असेंबली इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल की ट्रिक सारी काम कर जाती है। वो जो मैंने बताया ना कि
जीतना है तो जीतने के लिए वोट चाहिए, और वोट कौन देता है उसको कैसे जो है अपने पक्ष में लाया जाए, अगर जो ट्रैप कह लें अपने पक्ष में लाया जाए। तो अरविंद केजरीवाल जो है मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और जो है मुफ्त बसों से आना जाना वगैरह वगैरह सारे सारे वादे करते हैं, जो सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ा होता है जो वास्तव में घर से निकलते हैं और वोट करते हैं। और इस बार अप्रत्याशित रूप से 70 की असेंबली में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल को 67 सीट मिलती, 90% ऑफ द सीट्स, 90% प्लस ऑफ द सीट्स ही विंस। वो 90% से ज्यादा की स्ट्राइक रेट पे विन कर जाते हैं। किस भाई, ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित था, लेकिन मैंने कहा जो लोग वोट देने के लिए निकलते हैं, और हम उनका दोष नहीं मानते हैं, उनका दोष नहीं है भाई। भारत में अभावों में जीने वाले लोग बहुत हैं, महानगरों की जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जो गरीब परिवार है तो उसको अगर जो बिजली के बिल से राहत मिल जाए, पानी के बिल से राहत मिल जाए, बसों के किराए से राहत मिल जाए, तो उसको लगता है कि उसको काफी मदद मिल गई। प्लस युवाओं से उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने वादा किया वाईफाई वगैरह का, तो वो भी थोड़ा सा काम किया। तो होता यह है कि अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, और 2015 से लेकर के 20 तक जो है अच्छा जो है मेजॉरिटी में अपनी उनकी सरकार चलती है। लेकिन एक पक्ष जो साफ साफ जिसको दिखता है, जो साफ साफ समझता है, वो कभी भी केजरीवाल को उन्होंने एक नेता नहीं माना, एक जन नेता नहीं माना, एक ऐसी शख्सियत नहीं मानी जो देश के लिए, राज्य के लिए कुछ कर सकता है, कुछ करेगा सिवाय बातों के। और ये दिल्ली था, तो दिल्ली इज द सेंटर ऑफ द कंट्री, तो इसकी न्यूज पूरे देश में जाती है। तो देश के भी जितने लोग मिलते थे उनका भी कहना यही था कि दिल्ली वाले किसको चुन लेते हैं। खैर, 2015 के इलेक्शंस की हमने बात की, अब 2020 के इलेक्शंस की बात करते हैं। 2020 के इलेक्शन में फिर अरविंद केजरीवाल के जो फ्री के मुफ्त के वादे थे वो चल जाते हैं, और दोबारा वो आउट ऑफ 70 63 सीट्स जीत के आ जाते हैं, 62-63। फिर उनकी सरकार बन जाती। लेकिन जो उन्होंने सिवाय जो है अपने आप अपनी बड़ाई करने के, सिवाय वादों के, उन्होंने किया कभी कुछ नहीं। जनता का मुंह हमेशा ही भंग ही होता रहा, लेकिन उन्हें जनता को कुछ कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, तो उसके चक्कर में जनता इस आस में वोट देती रही, वो लोग जो वोट देने के लिए निकलते रहे। लेकिन अब जो ये खुलेआम झूठ बोलने का इनका है ना, भाई दिल्ली है, दिल्ली के स्कूल सबने देखे हैं, भाई दिल्ली राजधानी है देश की, और वहां पे जो भी सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी, उनके कैंपसेस बहुत बड़े बड़े हैं, सारी सुविधाओं से पूर्ण हैं। और इसी तरीके से हॉस्पिटल्स भी बहुत से हैं और बहुत बड़े बड़े हैं और सारी सुविधाओं से पूर्ण हैं। तो उसमें अरविंद केजरीवाल का कतई कहीं से कोई योगदान नहीं है। अब ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि स्कूल में बच्चे बढ़ेंगे तो आप 2-4 कमरे ऐड करा देंगे या 2-4 बाथरूम ऐड करा देंगे, उसको आप कह दें कि आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल दी और पूरा जो है नए नए स्कूल्स बनवा दिए और हॉस्पिटल्स, ये पूरी तरीके से थोथलेबाजी है और कुछ नहीं। तो खैर, इसके बाद तो भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लग गई, जो है 20 से 25 का दौर था। इधर कोरोना आ गया और सभी लोग कोरोना की महामारी में जो है इतने परेशान थे, और अरविंद केजरीवाल का शीश महल बन रहा था। सभी ने देखा ही है, लाखों लाखों के पर्दे, लाखों लाखों के जो है टॉयलेट सीट्स, मतलब आप कितनी ऊंची कल्पना कर सकते हैं। शायद सर्च किया गया कि सबसे महंगी और सबसे टॉप की चीज वर्ल्ड में कहां मिलती है, उन सारी चीजों का जो है उपयोग किया गया, और वो सारी चीजें जो है शीश महल में लाई गई, लगाई गई। और फिर उसके बाद शराब घोटाला आ गया, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। अब सबके समक्ष है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लक्ष्य एकदम दिखता है, बाकी दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिखता है। तो उनका लक्ष्य सीधे अभी भी यही है कि कैसे हम जीत जाएं,
क्योंकि उनको शर्म नहीं है दूसरे की आलोचना, दूसरे पे आरोप करने में उनको कभी शर्म नहीं है। कोई देश का नेता नहीं बचा जिस पे इन्होंने झूठे आरोप नहीं लगाए, और जिसने भी फिर पलट के जवाब देने की कोशिश की, मानहानि के दावे ठोके, तो उससे तुरंत क्षमा मांगी, क्योंकि आरोप लगाने के बाद इलेक्शंस में उनको जो मिलना था वो मिल चुका था प्रॉफिट। बाद में क्षमा मांगने में इनको कोई शर्म नहीं। बच्चों की कसम तक खाई थी कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और फिर गए। तो खैर, अब जो है वो बाहर निकले, जो है शराब घोटाले में अंदर गए, जांच चल रही है, बेल पे बाहर आए। अब उन्हें लगा कि चेहरा थोड़ा सा साफ करने की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी पार्टी की आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनवा दिया, और प्लस इनको कार्य करने की भी ज्यादा जरूरत थी। कार्य करने का सिर्फ इतना मतलब है रणनीति बनाने की, और सब कुछ ये पूरे इलेक्शन को जो है लुक आफ्टर करने की, मैनेज करने की इनको जरूरत थी। तो इनको थोड़ा सा वक्त चाहिए था। तो सब चीज को देखते हुए ये जो है आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना देते हैं। फिर इनकी जो है वादों की लड़ी जो है लगातार जारी है। अब देखते हैं दिल्ली की जनता जो है क्या करती है। ये यहां तक हम आ गए। इस बार के इलेक्शंस पे आते हैं। कांग्रेस जितना पिछड़ चुकी है दिल्ली में, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के लिए दिल्ली में कुछ बचा है। हालांकि शीला दीक्षित जी के बेटे जो है संदीप दीक्षित जी को कांग्रेस और केजरीवाल के अगेंस्ट उतार रही है, और संदीप दीक्षित जी अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं और सही हैं। इसके बाद जो है हम बीजेपी की अगर जो बात करें, तो बीजेपी के पास नेता कौन है? तो बीजेपी जो 2013 में हारी है, 2015 में हारी है और 2020 में हारी है, इसका एक प्रमुख कारण यही था कि दिल्ली में बीजेपी का कोई फेस नहीं है। 2013 में बहुत गहन चिंतन और मनन के बाद इलेक्शन के ठीक पहले, कुछ समय पहले जो है किरण बेदी जी को लाया जाता है। 2015 के इलेक्शन के ठीक पहले किरण बेदी जी को लाया जाता है, और किरण बेदी जी जो है वो खुद भी चुनाव हार जाती हैं और भाजपा भी चुनाव हार जाती है, क्योंकि किरण बेदी जी को अपने आप को प्रूफ करने का मौका नहीं मिला था। 1 महीने से कम समय शेष था जब उनको जो है सीएम का उम्मीदवार दिल्ली में बीजेपी के द्वारा घोषित किया जाता है। इसके बाद 2020 का इलेक्शन होता है। अब फिर कोई जो है इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता है, और इस बार हम जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब बीजेपी के पास जो है मुख्यमंत्री पद का दिल्ली में कोई चेहरा है? तो बीजेपी महिला चेहरे पर दांव खेल सकती है। महिला चेहरे जो ध्यान में आते हैं वो मुझे 4 आते हैं। सॉरी, महिला चेहरे 4 ध्यान में आते हैं। सबसे पहले जो है मीनाक्षी लेखी जी हैं, दूसरे नंबर पे नुपुर शर्मा जी हैं, तीसरे नंबर पे बांसुरी स्वराज जी हैं, और चौथे नंबर पे शाजिया इल्मी जी हैं। शाजिया इल्मी जी को 1-2 साल पहले अगर जो नेता घोषित कर दिया गया होता, तो जो उनके स्वभाव में स्थिरता है, जो स्पष्टता है, और जो एक सद्भाव संभाव, वो सारी चीजें हैं, और वो काफी पढ़ी लिखी भी हैं, तो मुझे लगता है कि सभी वर्गों में भाजपा की स्वीकार्यता होने में काफी मदद मिलती। खैर, बाकी हम बात करते हैं, नुपुर शर्मा जी को सभी जानते हैं, और कुछ विवादों में जबरदस्ती उनको फंसा दिया गया, तब से जो है वो ज्यादा पब्लिक में दिखती नहीं है। लेकिन शी इज हाईली एजुकेटेड एंड शी इज रियली ए वेरी गुड कंटेंडर। वो दावेदार बहुत अच्छी हैं सीएम पद की दिल्ली के लिए। इसके बाद बांसुरी स्वराज जी, जो सुषमा स्वराज की जो है पुत्री हैं, हालांकि उनका जो है राजनीति में भी एक्सपोजर कम रहा है, पहली बार लोकसभा से चुन के आई हैं, तो एक वो हो गई। मीनाक्षी लेखी जी की अगर जो बात करते हैं, तो काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन है और काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय हैं, वरिष्ठ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो भाजपा इनमें से जो है, लेकिन अगर जो भाजपा देर करती है चेहरा घोषित करने, किसी को भी करे लेकिन कर देना चाहिए, क्योंकि जिसको भी चेहरा घोषित किया जाता है, कम से कम उसे अपना प्रभाव बनाने, दिखाने, फैलाने में का समय तो मिले। तो ये 4 चेहरे जो है
ध्यान में आते हैं। अगर जो शाजिया इल्मी जी एक अच्छा चेहरा है, लेकिन उनको कम से कम 2 साल पहले, 1.5 साल पहले उनको घोषित करना चाहिए था। अब अगर जो बीजेपी घोषित करती है तो शाजिया इल्मी जी को ना घोषित करके बल्कि सुषमा स्वराज बांसुरी स्वराज जी को, नुपुर शर्मा जी को और मीनाक्षी लेखी में से किसी एक को, अगर जो महिला उम्मीदवार, और मुझे लगता है महिला उम्मीदवार से बेहतर जो है दावेदारी किसी की बनती नहीं है दिल्ली में। तो ये दिल्ली का हमने पूरा खाका देखा कि 1993 में फर्स्ट जनरल जो है असेंबली इलेक्शंस हुए थे और आज अब 2025 के स्टार्टिंग में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जिस ढर्रे पे चलते हैं उस ढर्रे पे चल रहे हैं और उसी तरीके से अगर जो तुक्का इस बार भी लग गया, हालांकि लगता नहीं है कब तक तुक्का लगता रहेगा, लेकिन लग गया तो दिल्ली कितना पीछे चली जाएगी। पिछले 10 सालों में दिल्ली चाहे प्रदूषण की दृष्टि से देखें, चाहे जो है जो प्रगति के कार्य हैं उनको लटकाने की दृष्टि से देखें, मेट्रो की डेडलाइंस हमेशा देर होती रही है। मेट्रो का काम पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में सबसे कम हुआ, उसके पहले के 15 वर्ष देखें तो बहुत ज्यादा हुआ। तो केजरीवाल का फाइल लटकाना और बाकी सारी अड़ंगेबाजियां और ये बहुत सी चीजें, वो तो सीधे मोदी के समकक्ष अपने आप को दिखाने के लिए जो है सीधे मोदी पे ही जो है कमेंट करते रहते हैं कि लोग समझे कि मोदी के से कोई टक्कर ले रहा है तो केजरीवाल है। ऐसी बहुत सी बात है और यही उनकी पार्टी की भी आदत है, वो बीजेपी से टक्कर लेने कि बीजेपी के अगेंस्ट कोई है तो आम आदमी पार्टी है। खैर ये चीज हो गई। तो अब दिल्ली की जनता जो है क्या निर्णय लेती है 2025 में। अच्छा, वादे केजरीवाल ने किए और पूरे करते तब भी, लेकिन कहां से करते भाई? वो तो यमुना जी को साफ कर रहे थे, लेकिन 10 साल में जितनी यमुना प्रदूषित हुई उतनी कभी नहीं रही। आप किसी भी पैरामीटर पे ले लीजिए तो सिर्फ सब्ज बाग जैसे वो पहले बड़े बड़े नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाया और वो राजनीति में आ गए और बाद में जो है सब पे जो आरोप झूठे हुए तो उन्होंने माफी मांग ली। इसीलिए इन्होंने इसी तरीके से वादे किए जनता से और पूरे नहीं कर पाए, अब दूसरे वादों की झड़ी लेकर के आ गए। 100,000 लोगों में से किसी 4 को कुछ मिल गया हो सकता है इनके पार्टी के कार्यकर्ता हो, या मिला नहीं मिला क्या हुआ, सब कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जैसे कि बाकी सरकारों में स्पष्ट होता है कि ये लाभ जनता को जाना है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, किसान सम्मान निधि की। देश का एक भी किसान ये नहीं कह सकता है कि जिसको जो है जो उसका हकदार होता है उससे समय से पैसे नहीं मिलते। तो योजनाएं ऐसे पूरी की जाती हैं, वादे ऐसे पूरे किए जाते हैं। ऐसे जो है केंद्र सरकार के और बहुत से राज्य सरकारों के बहुत से वादे हैं जो बहुत सफल तरीके से पूरे होते हैं। उस पे एक उंगली, एक प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अरविंद केजरीवाल का ऐसा कोई वादा दूर दूर तक नहीं है जो इस श्रेणी में आता हो कि वो पूरा होता है। तो अब दिल्ली की जनता जो है किसे चुनती है 2025 में, देखना वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य दें इस विषय पे और सब्सक्राइब अवश्य करें। यूट्यूब पे मैं नया हूं तो आपसे अपील है कि आप जो है सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।